हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी के बाद। अब इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, अगर मैं कहूं कि आप जो भी बुक यूज़ कर रहे हो एक्सेप्ट गॉड क्लासेस क्वेश्चन बैंक, ठीक है, अगर उसके अलावा आप कोई और बुक यूज़ कर रहे हो तो मैं इस चैप्टर के लिए पर्टिकुलरली आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वो फॉलो ना करें जो मैं यहाँ पर पीडीएफ करा रहा हूँ। ये आप फॉलो करें पूरी तरीके से। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक गॉड क्लासेस का है उसको आप फॉलो करें तो आप इन्फ्रेंशियल स्टेट्स को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं बुक्स की बात करूं तो किसी बुक में कुछ कमी है, किसी बुक में कुछ कमी है, मतलब कंटेंट किसी में कुछ दिया हुआ है, किसी में कुछ दिया हुआ है, किसी में थोड़ा कम है, किसी में थोड़ा ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जो मैं पीडीएफ करा रहा हूँ अगर आप इससे भी कर लेंगे तो भी इनफ है। इसके अलावा जो गॉड क्लासेस का क्वेश्चन बैंक है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं प्लस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चैप्टर की। पर्टिकुलरली इस चैप्टर के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, बाकी आप लोगों की इच्छा है। ठीक है, तो इन्फ्रेंशियल स्टेट्स की अगर हम बात करें कि इन्फ्रेंशियल स्टेट्स क्या है, आप लोगों ने 11th क्लास में डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स पढ़ा था। स्टेट्स को अगर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स होता है और एक इन्फ्रेंशियल स्टेट्स होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के अंदर जो फैक्ट्स और प्रूवन आउटकम्स होते हैं वो पॉपुलेशन से निकलते हैं। अब ये पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन का मतलब हम नॉर्मली वैसे तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के बारे में भी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। पॉपुलेशन का मतलब होता है कोई भी ग्रुप, किसी भी चीज़ का ग्रुप, ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन पॉपुलेशन। तो जब हम उस पॉपुलेशन से कोई डाटा निकालते हैं, ठीक है, उस डाटा को जो वहाँ पर हम मतलब मेथड यूज़ करते हैं वो आता है डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में, आपके क्लास में करीब 35 स्टूडेंट्स हैं। अब आप लोगों का रिजल्ट बनता है तो जो 35 स्टूडेंट्स हैं उन सभी का डाटा कलेक्ट किया जाता है और उस कलेक्ट करने के बाद फिर एक रिजल्ट बनता है कि भाई ये फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या इसकी रैंक ये है, इसकी रैंक ये है, या अब उसको कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं कि भाई 60 से 80 वाले इतने हैं, 80 से 100 वाले इतने हैं, मतलब जो भी आप करना चाहें, लेकिन उसमें सारे स्टूडेंट्स का डाटा निकाल कर फिर हम एक कंक्लूजन पर आते हैं। तो वो क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के अंदर आता है। अगर हम उस पूरे स्कूल का रिजल्ट भी निकालें तो भी हमें सभी स्टूडेंट्स को काउंट करना पड़ेगा, सभी स्टूडेंट्स का हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, उसके बाद हम एक फाइनल कंक्लूजन पर आ सकते हैं। दैट इज द ब्रांच ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स। अब इन्फ्रेंशियल स्टेट्स इससे कितना डिफरेंट है? इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के अंदर हम एनालाइज करते हैं सैंपलिंग से टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल से मतलब समझ लेंगे तो आपको दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में मैंने बताया कि अगर आप पूरे स्कूल का डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर आप अपनी क्लास का डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको हर एक स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट के मार्क्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके हम एक फाइनल कंक्लूजन पर आ सकते हैं। लेकिन जब हम इन्फ्रेंशियल स्टेट्स की बात करते हैं तो इसमें हम पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट नहीं करते। हम सिर्फ क्या करते हैं, उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ छोटा ग्रुप ले लेते हैं जिसको हम बोलेंगे सैंपल, फिर उसका डाटा हम कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब हम कोविड से परेशान थे, कोविड ने परेशान कर रखा था। तो अब कोविड जब आया तो वैक्सीनेशन की बात आई कि भाई इसके वैक्सीन बननी चाहिए। अब वैक्सीनेशन जो है साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने मिलकर बना भी दी वैक्सीनेशन, इसकी वैक्सीन। अब वैक्सीन बनाने के बाद फिर क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन बनाई और डायरेक्टली आप लोग को दे दी, भैया वैक्सीन बहुत बढ़िया, यूज़ करो और मस्त रहो। ऐसा तो नहीं हुआ। पहले वैक्सीन को टेस्ट किया गया। अब वैक्सीन को टेस्ट कब किया, कैसे किया गया? अब मान लो अगर हम अपने पॉपुलेशन की बात करें, भैया 100 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है हमारी, तो सबके ऊपर तो टेस्टिंग करना पॉसिबल है नहीं। तो फिर क्या किया गया? कुछ लोगों के ऊपर, कुछ थाउजेंड्स लोगों के ऊपर टेस्टिंग की गई उस वैक्सीनेशन की कि ये वैक्सीनेशन कितनी इफेक्टिव है। तो मान लिया कि हमने मान लो 50,000 का हमने ग्रुप ले लिया कि 50,000 पीपल का ग्रुप लिया, उनके ऊपर हमने टेस्टिंग करी। टेस्टिंग करने के बाद जो हमारे पास डिटेल्स आई, उन डिटेल्स के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया, ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये जो वैक्सीन है ये 90% या 95% इफेक्टिव है। अब जब वो वैक्सीनेशन को मार्केट में दिया गया और बाकी पॉपुलेशन के लिए, तो उसका एक डाटा जो हमने निकाला था कि 95% इफेक्टिव है, तो वो सभी के लिए माना गया कि 95% इफेक्टिव है, ये माना गया। ठीक है, कंक्लूजन हमने एक निकाला, हमने उसको एनालाइज किया सैंपल को और एक हमने एक प्रेडिक्शन दी
एक्यूरेट डाटा नहीं दिया, क्योंकि एक्यूरेट डाटा निकालना बहुत मुश्किल है। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स हम अक्सर वहीं पर यूज करते हैं जहां पर पूरी पॉपुलेशन को टारगेट करना मुश्किल होता है। अगर हम पूरी पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते वैक्सीनेशन में तो वो क्या हो जाता, फिर वो डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स हो जाता। लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टेट्स हम यूज वहां करेंगे जहां पर पूरी पॉपुलेशन को टारगेट करना, यानी पूरा एक बड़े ग्रुप को टारगेट करना, जो भी हम उसमें करना चाह रहे हैं, जो भी हम उसमें करना चाह रहे हैं, जो भी डाटा हम निकालना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं, कुछ ग्रुप्स को हम सिलेक्ट करते हैं, कुछ इवेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर वहां से कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। दूसरा एग्जाम्पल, आप बड़ा कॉमन एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे इलेक्शन अभी आने भी वाले हैं इलेक्शन। अब इलेक्शन जैसे आएंगे तो आपको हर एक न्यूज़ चैनल पे देखेगा एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल। अब उस एग्जिट पोल में क्या होगा, बीजेपी को इतनी सीट मिल रही है, कांग्रेस को इतनी सीट मिल रही है, आम आदमी पार्टी को इतनी सीट मिल रही है, और अगर रीजन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी पार्टियां से नाम लेना ही मुश्किल हो जाएगा कि इतनी इन लोगों को इतनी सीट्स मिल रही हैं। अब वो डाटा कहाँ से कलेक्ट करते हैं, अब वो लोगों से पूछते हैं जाके। अब लोगों से पूछते हैं तो मेरे पास इतने साल हो गए मुझे वोट डालते हुए, 18 से लेकर अब 45 की एज हो गई है, तो आज तक मेरे पास कभी कोई नहीं आया कि भैया आप किसको वोट डालोगे। लेकिन कंक्लूजन तो आता है कि भाई पॉपुलेशन ये कह रही है, इस एरिया के लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको वोट मिलेगा, इसको इतना % वोट मिलेगा, ठीक है, या इसको नंबर ऑफ वोट्स इतने मिल सकते हैं। लेकिन मेरे से तो नहीं पूछा, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसके अंदर भी क्या करते हैं, हम इन्फ्रेंशियल स्टेट्स को यूज करते हैं। पूरे एरिया के लोगों से जा जाकर पूछना और फिर एक उसका कंक्लूजन निकालना बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, बहुत कॉस्टली टास्क हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस एरिया में से कुछ हम सैम्पलिंग करते हैं, आगे हम सीखेंगे सैम्पलिंग कैसे हमें करनी है। सैम्पलिंग करते हैं, फिर वहां से जो कंक्लूजन आता है वो कंक्लूजन पूरे एरिया का मान लिया जाता है कि इस एरिया में ये रुझान आ रहा है कि इस कैंडिडेट को इतना % वोट मिल सकता है, या इस पार्टी की जो सीट है वो यहां से निकल सकती है। तो ये सारी चीजें आती है इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के अंदर। तो मोटा मोटा डिफरेंस क्या हुआ, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स के अंदर हम पूरा जो भी पॉपुलेशन होती है उन सब का डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के अंदर हम पूरी पॉपुलेशन को काउंट नहीं करते हैं, हम उसमें से कुछ सैंपल को लेते हैं, कुछ ग्रुप्स को लेते हैं छोटे छोटे, और उनके आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं, एक प्रेडिक्शन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। इन्फ्रेंशियल का मतलब ही होता है कि अनुमान लगाना, ठीक है। आप किसी एक डाटा को लेकर आप उसका एक अनुमान लगाते हो, एजम्पशन करते हो कि हाँ ऐसा होगा, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। तो आई थिंक दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स क्या है और इन्फ्रेंशियल स्टेट्स क्या है। अब जो बात हमने इसमें करी थी कि पॉपुलेशन क्या होता है, तो मोटा मोटा हमारे पास क्या निकल के आया कि भाई पॉपुलेशन से हमने एक सैंपल लेंगे, उस सैंपल के ऊपर हम कुछ एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग करेंगे, वो आगे जाके हम सीखेंगे, और उससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। लेकिन वो कंक्लूजन सैंपल का नहीं होगा, वो कंक्लूजन पॉपुलेशन का होगा। यानी कुछ लोगों का हमने डाटा कलेक्ट किया, लेकिन हमने बताया कि इस पूरे एरिया के लोगों की राय है कि ये कैंडिडेट यहां से जीतेगा। तो दो चीज आपके पास यहां से निकल के आती है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जैसे मैंने पहले बताया कि पॉपुलेशन का मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है यहां पर, ठीक है। यहां पर कुछ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ग्रुप ऑफ इवेंट्स, ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट, ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक बड़ा ग्रुप, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। और उस पॉपुलेशन से जब हम, अच्छा पॉपुलेशन में भी दो तरह की पॉपुलेशन हो जाएगी, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनाइट मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम गैलेक्सी के स्टार्स देखें, ठीक है, तो उसमें देखेंगे भाई मिल्की वे में जो स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो जाएगा। फाइनाइट का मतलब आपको पता ही है, जहां पर हम इसको गिन सकें। उसके बाद आती है बारी सैंपल की। अब सैंपल जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि एक पूरा जो ग्रुप होगा, एक बड़ा जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप में से जब हम कुछ लोगों को ले लेते हैं, या कुछ इवेंट्स को ले लेते हैं, या कुछ ऑब्जर्वेशंस को ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल, ठीक है। ये पूरी पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से हमने अलग अलग तरीके से, वो सैम्पलिंग करने के तरीके अलग अलग आएंगे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में हम सीखेंगे। तो यहाँ से हमने अलग अलग तरीके से हमने सैम्पलिंग करी, और कुछ यहाँ पर हमने लोगों को ले लिया और उससे हमने एक बना लिया छोटा ग्रुप, जिसको हम बोलेंगे सैंपल। अब जो भी टेस्टिंग हम करेंगे इन्फ्रेंशियल में, वो इसके ऊपर नहीं करेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्रेंशियल में जो भी टेस्टिंग करेंगे हम सैंपल के ऊपर करेंगे, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हम कहेंगे पॉपुलेशन का रिजल्ट है, ठीक है ना। है ना इंटरेस्टिंग चीज। डाटा हमें इसका बताना है कि भाई इसका डाटा क्या है, लेकिन हम इसको यूज ना करके हम उसको एक छोटा ग्रुप बना देंगे, सैंपल बोलेंगे, इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे और कहेंगे कि भाई ये जो डाटा आया ये इस पूरी पॉपुलेशन के लिए है। यही सारा काम हमें करना है इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में। आगे क्या क्या तरीके होते हैं टेस्टिंग करने के, वो सब आगे हम सीखेंगे। पहले सीखते हैं सैंपलिंग कैसे करते हैं, क्या क्या सैंपलिंग होती है।
ठीक है, पॉपुलेशन सैंपल में डिफरेंस क्या होता है? तो मोटा मोटा डिफरेंस तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि पॉपुलेशन का मतलब होता है फोकस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस पूरी पॉपुलेशन की। सैंपल में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में एक अनुमान लगाते हैं, इन्फ्रेंस करते हैं। इट मेक्स इन्फ्रेंस अबाउट द पॉपुलेशन। वो सैंपल का नहीं होता, पॉपुलेशन के लिए होता है। पॉपुलेशन में कहता है कि सर्वे डन ऑफ एन एंटायर पॉपुलेशन इज एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज विद नो मार्जिन ऑफ एरर। अगर हम पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करें और उससे हमें डाटा निकालेंगे तो उसमें डाटा एक्यूरेट आएगा, कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं होगा। जैसे मान लो मैं अगर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, अब उस एरिया में अगर 1000 लोग हैं, आप 1000 के पास जाओगे और वहां से डाटा कलेक्ट करोगे तो डाटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, अगर सबने अपने मन की बात आपको सही बताई है तो वो एक अलग केस है। आजकल कोई बताता नहीं है कि वोट बीजेपी को देते आते बाहर कहते हैं कि कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस को देते हैं बाहर कहते हैं बीजेपी को दिया है। जैसे जैसे ग्रुप होता है उस हिसाब से अपनी बातों को मोल्ड कर देते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरी पॉपुलेशन को अगर टारगेट करोगे और वहाँ से डाटा इकट्ठा करोगे तो आपका जो डाटा होगा वो एक्यूरेट होगा। लेकिन जब आप सैंपल से लोगे, ए सर्वे डन यूजिंग ए सैंपल ऑफ पॉपुलेशन हैज़ ए मार्जिन ऑफ एरर। लेकिन आप 1000 की जगह 100 लोगों से पूछोगे और एक अपना कंक्लूजन आप बताओगे कि ये कंक्लूजन है, तो हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर हो। आप कहोगे कि कैंडिडेट को भाई यहाँ से इस एरिया से 30% वोट मिलेंगे, आपने सैंपल का यूज़ करके बताया, तो हो सकता है कि सैम्पलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका डाटा कितना एक्यूरेट है। तो जरूरी नहीं कि वो 30% हो सकता है 25% हो सकता है वो 35% हो। तो मार्जिन ऑफ एरर वहाँ पर हमेशा रहेगा जब भी हम सैंपल यूज़ करेंगे। इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक। इसके अंदर जो सेम कैरेक्टरिस्टिक के जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सब हम इकट्ठा कर लेते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका एक छोटा हम ग्रुप बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंपल। द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जब हम उस पूरी पॉपुलेशन को यूज़ करके डाटा जो निकालते हैं उस डाटा को हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे हम मीन निकालेंगे पॉपुलेशन मीन तो हम कहेंगे वो पैरामीटर है। अगर हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हम कहेंगे वो पैरामीटर है। लेकिन अगर हम सैंपल से कोई डाटा निकालते हैं तो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। तो हम सैंपल से जो डाटा निकालेंगे उसको बोलेंगे स्टैटिस्टिक। अब बारी आती है भाई सैम्पलिंग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें थ्योरी में कि सैम्पलिंग आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टाइप होती है सैम्पलिंग की, कैसे हमें सैम्पलिंग करनी है। क्योंकि सैम्पलिंग के ऊपर काफ़ी हद तक आपका जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करेगी। सैम्पलिंग अच्छी होगी तो आपका जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी, सैम्पलिंग अगर गलत होगी तो आप एक्यूरेसी सही नहीं ला पाओगे। तो अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो दो तरीके की सैम्पलिंग होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है इसको हम अनबायस्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी इसको हम बायस्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, अब जैसे अनबायस्ड की हम बात करें तो अनबायस्ड का मतलब होता है कि सभी के पास इक्वल नंबर ऑफ चांसेस हो। जैसे कॉइन अगर अनबायस्ड है तो हेड और टेल आने के चांसेस बराबर हैं। डाई अगर अनबायस्ड है तो जितने भी नंबर हैं सबके आने के चांसेस जो हैं वो बराबर हैं। तो अनबायस्ड का मतलब हो गया कि जहां पर आप सैंपल को चूज अप करते हो तो सैंपल चूज करने के लिए हर एक के पास इक्वल नंबर ऑफ चांसेस होगा, सैंपल के पास सिलेक्ट होने के लिए इक्वल नंबर ऑफ चांसेस होगा। दैट वाई हम इसको बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है अनबायस्ड सैम्पलिंग होती है। ठीक है, इन दिस टाइप सिलेक्शन ऑफ मेंबर इज एन रैंडम, इट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर भी अलग अलग टाइप होती हैं। सबसे पहली टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मतलब आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में आपके स्कूल में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में। अब क्लास टीचर आपके क्लास में आते हैं कि भाई मुझे उस प्रोग्राम के लिए 5 वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, तो आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। तो ऐसे रैंडमली उन्होंने किसी भी 5 स्टूडेंट को वहाँ से सेलेक्ट कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, जैसे लॉटरी में होता है, लॉटरी टिकट आप खरीदते हैं तो वहाँ पर बायसनेस नहीं होती, भैया लॉटरी टिकट आपने खरीदी, पता नहीं किसका नंबर आ जाए, आप लक्की हो तो आपका नंबर आ जाए, कोई और लक्की है तो उसका नंबर आ जाए, तो वहाँ पर रैंडम होता है। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं होता कि भाई इस नंबर वाले का ये जीतेगा या इस नंबर वाला जीतेगा, रैंडमली होता है, कोई भी जीत सकता है, चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया कि आपने इस ग्रुप में से रैंडमली, बिना कोई सीक्वेंस के, बिना कोई पहली उसके कि भाई हमें इसको करना चाहिए इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, बस आपने रैंडमली किसी को पिक कर लिया, आपने 4 5 6 जितने भी आपको सैंपल चाहिए वहाँ से उतना आपने वहाँ से सेलेक्ट कर लिया। दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इस रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जब आप एक सिस्टम इन्वॉल्व कर देते हो, जब आप एक सिस्टम इन्वॉल्व कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब इस सिस्टम कैसे इन्वॉल्व कर देगा, मान लो जैसे कि एक ग्रुप है, 100 लोगों का एक ग्रुप है। अब आपको उसमें से 10 लोगों को छांटना है, ठीक है, आपको सैंपल के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है, 100 की ज़रूरत नहीं है। 100 में से हमें 10 लोगों की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे कि 100 को डिवाइड कर लेंगे 10 से, तो मतलब 10 ही आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद अगला जो 10वां है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। अब वहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है कि आपने ये बता दिया कि भैया जो सिलेक्ट होगा उससे अगला जो 10वां है वो सिलेक्ट होगा। वो आप कैसे भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको 10वां ही करना है, आप चाहते हो भाई 9वां सेलेक्ट करना है 9वां कर लो, 8वां करना है 8वां। लेकिन एक मैं जनरल एक फार्मूला बता रहा हूँ कि जितने नंबर ऑफ पीपल होते हैं उसको जितना आपको सैंपल में चाहिए उससे डिवाइड कर दो, सिंपल। जैसे 100 है और 100 को हमने 10 सैंपल चाहिए, 10 से डिवाइड कर दो कि 10 आ गया। अब हमने क्या करा कि हमने मान लो क्लास का जो सेक्शन है, 2 3 सेक्शन हमने इकट्ठे बजा लिए, 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए उसके अंदर, और हमने कहा भाई रोल नंबर 3 जो है वो सिलेक्ट है। अब रोल नंबर 3 सिलेक्ट होते ही अगले जो बाकी 10 हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कैसे, 3 के बाद 13, 13 के बाद 23, 23 के बाद 33, 33 के बाद 43, 53, 63, 73, 90, 83, 93। तो इस तरह से 10 स्टूडेंट हमने वहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर सिलेक्ट एक ही करा, लेकिन हमारे 10 सैंपल मिल गए, क्योंकि हमने क्या करा, वहाँ पर एक सिस्टम इन्वॉल्व कर दिया। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी रैंडम सैम्पलिंग का ही एक पार्ट है। जब आप रैंडम सैम्पलिंग में कोई सिस्टम इन्वॉल्व नहीं करते, रैंडमली आप किसी को भी सिलेक्ट कर लो, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। लेकिन जब उसके अंदर हम एक सिस्टम इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो हो जाती है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद आता है आपके पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो पूरी पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं उसके अंदर, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप ऑफ होमोजीनियस कॉल्ड स्ट्रेटा बेस्ड ऑन द रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक। हमने क्या करा कि हमारे पास एक ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है, उसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन में। तो हमने क्या करा, उनकी इनकम के हिसाब से या उनके जेंडर के हिसाब से या उनकी एज ग्रुप के हिसाब से या उनके एरिया के हिसाब से या कोई और कैरेक्टरिस्टिक लेकर हमने एक मतलब एक पैरामीटर बना लिया कि हम इस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। तो मान लो हम एक एज ग्रुप के हिसाब से बना लेते हैं कि हमारे पास पूरी पॉपुलेशन है, एक हम एक एरिया को लिया हमने, उस एरिया के अंदर सभी तरह के लोग आ गए। तो हमने क्या करा कि भाई जो 0 से लेकर, 0 मतलब वो तो नए नए हो गए, पैदा बच्चे हुए, तो हम लगा लेते हैं कि मतलब 1 साल से लेकर भाई 5 साल तक के बच्चे हैं, उनको हमने अलग ग्रुप बना दिया, 5 से 10 वालों का अलग ग्रुप बना दिया, 10 से 15 का अलग बना दिया, 15 से 20 का अलग बना दिया, 20 से 25 का अलग बना दिया। इस तरह हमने अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या था, हेट्रोजीनियस था, मतलब सब मिक्स था, हमने क्या करा, उनको एक होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या करा, 1 से 5 साल वाले ले लिए, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, हमने इस तरह से एक होमोजीनियस ग्रुप बना दिए। और उन होमोजीनियस ग्रुप जो हम बनाएंगे उन सभी के अंदर से हमने कुछ सैंपल कलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो ये एक हमने ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप हमने ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। हमने क्या करा, ये हमारे पास होमोजीनियस ग्रुप आ गए, ये सेम कैरेक्टरिस्टिक वाले ग्रुप आ गए। वो आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे उसको कैटेगराइज करते हो। और हमने अब क्या करा, हर एक होमोजीनियस ग्रुप के अंदर से हमने कुछ सैंपल कलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप इक्वल नंबर भी कर सकते हो, अगर आप रेशो में उसको कम ज़्यादा भी करना चाहो तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि भाई कितने लोग आपके पास यहाँ पर आते हैं, उस हिसाब से आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। तो हमने यहाँ से हर एक होमोजीनियस ग्रुप में से कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ सैंपल को सिलेक्ट कर लिया, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। कि हमने एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी, अलग अलग तरह के जो लोग थे, उसको हमने होमोजीनियस ग्रुप में कन्वर्ट करा और वहाँ से हमने एक सैंपल बना लिया, ठीक है। उसमें जो सैंपल में आएंगे वो वापस हेट्रोजीनियस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मान लो 0 से 5 वाले बच्चे आ गए, 5 से 10 वाले आ गए, 10 से 15 वाले आ गए, 15 से 20 वाले आ गए। तो इन सबको कलेक्ट करने हमने एक यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया जिसको हम बोलेंगे सैंपल, ठीक है। उसके बाद आता है फिर क्लस्टर सैंपलिंग। जो क्लस्टर सैंपलिंग होती है इसको आप एरिया सैंपलिंग भी कह सकते हो। इसके अंदर
जैसे हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर ग्रुप्स बनाए थे, इसके अंदर भी हम ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन इसमें होमोजीनियस ग्रुप्स नहीं बनाते, ग्रुप्स हेट्रोजीनियस ही रहता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने जो ग्रुप बनाए इसके अंदर क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर जो हमने ग्रुप बनाए, तो हमने इस ग्रुप के अंदर हमारे मतलब सबको रिप्रेजेंट करने वाले लोग आ गए कि 0 से 15 साल तक के, मतलब इतने ही हमारे पास है, मान लो 0 से 15 साल तक के हैं, तो इसमें भी 0 से 15 साल तक के हैं, इसमें भी 0 से 15 साल तक के हैं, इतने इसमें भी 0 से 15 साल तक के हैं, और इसमें भी 0 से 15 साल तक के हैं। तो यहां पर हर एक ग्रुप जो होता है ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग में दिस इज यूजफुल व्हेन population is dispersed and it is the true representative of population। ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन के अंदर भी, इस पूरी पॉपुलेशन के अंदर भी जितने भी लोग थे हमारे पास 0 से 15 साल वाले ही थे। तो हमने क्या करा, उन्हीं 0 से 15 साल वालों में से हमने अलग अलग हमने ग्रुप्स बना दिए, लेकिन उन सभी के अंदर इन सब का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से सारे ग्रुप्स को सिलेक्ट ना करके कुछ ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे सैंपल। जैसे हमने यहाँ से ये ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ये ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, तो ये बनेगा हमारा सैंपल। अब ये सैंपल क्या कर रहा है, इस पॉपुलेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बात करें इससे पीछे जो हमने करा, स्ट्रेटिफाइड, इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। स्ट्रेटिफाइड में हमने क्या करा था कि ये जो ग्रुप था हमारे पास, ये 0 से 5 साल वालों का था, ये 5 से 10 साल वालों का था, ये 10 से 15 वालों का था, 10 से 15 वालों का था, ये 15 से 20 वालों का था। अब हमने क्या करा, यहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट कर लिया, यहाँ से कुछ कर लिया, यहाँ से कुछ कर लिया, यहाँ से कुछ कर लिया, और हमने ग्रुप बना दिया। उसके अंदर सभी तरह के रिप्रेजेंटेशन आ गए। ये 0 से 5 वाले हैं, ये 5 से 10 वाले हैं, ये 10 से 15 वाले हैं, और ये 15 से 20 वाले हैं। तो यहाँ पर जो सैंपल बनेगा ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसको सेलेक्ट करने का तरीका यहाँ पर अलग है, और जो अभी हमने करा वहाँ पर इसका तरीका अलग है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर सैंपलिंग में। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको हम बायस्ड सैंपलिंग भी बोल सकते हैं। बायस सैंपलिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर सैंपल चूज करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको सैंपल चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बायसनेस आती है जब आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है कि अभी आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप सैंपल को चूज करो। तो सबसे जो पहली इसमें सैंपलिंग आती है उसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। हम डेली लाइफ में बहुत करते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, ठीक है, बहुत करते हैं। अक्सर आप लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, और भी लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी आप 12th में हैं, आप 12th में आगे जाके आप कोई सीए करना चाहता होगा, कोई बीबीए करना चाहता होगा, कोई बीकॉम करना चाहता होगा, कोई इको ऑनर्स करना चाहता होगा, सब अलग अलग कोर्सेज करना चाहते होंगे। अब उसके लिए आप करोगे क्या, आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे। अब इन्फॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठा करोगे, जो सोर्स आपको लगता है कि कन्वीनियंट और रिलायबल है, अब वहीं से इकट्ठा करोगे। अगर आपके पास 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त में से आपको पता है कि एक दोस्त इको ऑनर्स ऑलरेडी कर रहा है, तो आप इको ऑनर्स के बारे में किससे पूछोगे, रैंडमली तो नहीं सेलेक्ट करोगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 इससे पूछ लेता हूँ, ऐसा तो नहीं करोगे। आपको पता है यार ये इको ऑनर्स कर रहा है तो इसको ज़्यादा पता है, तो मैं इससे गाइडेंस ले लेता हूँ। तो आपने क्या करा, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस बंदे से पूछ लिया कि भैया इको ऑनर्स में क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या उसका फ्यूचर स्कोप है। आप कहीं घूमने जाते हो, मान लो आप घूमने जा रहे हो कि जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हो, आप कश्मीर घूमने जा रहे हो, तो आप जो बंदा कभी कश्मीर गया ही नहीं है वो आपको बताएगा क्या उसके बारे में, वो तो वही पढ़ी सुनी सुनाई बातें बताएगा, वो तो आपने भी सुन रखी हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर गया है, जो वहाँ पर रह कर आया है या घूम कर आया है, उसको वहाँ के बारे में पता होगा कि भैया आपको कहाँ पर रुकना चाहिए, कौन से होटल्स अच्छे हैं, कहाँ पर घूमने की कौन कौन सी जगह बढ़िया हैं, ठीक है, क्या चीज़ों से वहाँ पर आपको सावधान रहना चाहिए, क्या चीज़ों आप वहाँ पर कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सब कुछ आपको बताएगा, क्योंकि जो वहाँ पर गया हुआ है। ये तो आप क्या करोगे, उसी को अप्रोच करोगे। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप गूगल कर सकते हो, भाई गूगल भी आजकल एक आपका फ्रेंड ही एक तरह से, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो जो वहाँ पर कन्वीनियंट सोर्स होगा आपके लिए, आप उसको यूज़ करोगे, दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। उसके बाद आता है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। ये वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग भी आप लोग अक्सर करते रहते होंगे, स्पेशली जब
स्कूल लेवल की हम बात करते हैं तो जैसे एक एग्जांपल हमने पहले लिया था कि आपके स्कूल के अंदर कोई कल्चरल प्रोग्राम है, तो वहाँ पर टीचर ने आया, आपको रैंडमली करा ये बच्चे आ जाओ भैया, वॉलेंटियर मुझे चाहिए, आ जाओ फटाफट, आप चले गए। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि टीचर आया क्लासरूम में, बच्चों ये कल्चर प्रोग्राम हो रहा है, इसके लिए 5 वॉलेंटियर चाहिए, कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो आप हैंड रेस करोगे, जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनमें से फिर सिलेक्शन कुछ कर लिया जाएगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग, मतलब आपने अपने आप को वॉलेंटियर रिप्रेजेंट किया कि हम यहाँ पर एज ए वॉलेंटियर बनना चाहते हैं, आपने खुद से बताया। तो सैंपल जब खुद कहता है ना कि हाँ भाई मैं सैंपल बनना चाहता हूँ, तो वो बन जाता है वॉलेंट्री रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। ठीक है। जैसे जब कोविड का टेस्ट हुआ होगा मेडिसिन के ऊपर, अब ये तो है नहीं कि पकड़ के जिस मर्जी को उठाया लाओ इसके ऊपर टेस्ट करना है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। टेस्टिंग के लिए भी कुछ कैंपेन वगैरह चलाए गए होंगे, भाई कौन कौन लोग हैं जो टेस्टिंग कराना चाहते हैं, कोविड की जो वैक्सीन हमने बनाई है, हमें उसके टेस्ट करना है, तो आप कौन कौन वॉलेंटियर हो सकते हैं जिनके ऊपर हम टेस्ट कर सकें। तो वहाँ पर लोग खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप हमारे ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है जजमेंट सैम्पलिंग। अब जजमेंट सैम्पलिंग ये भी अक्सर आप लोगों ने बहुत टीवी शोज़ में देखा होगा, रियलिटी शोज़ में देखा होगा। एक सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, 10-12 सिंगर्स आते हैं, उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करने होते हैं, जजेस को 3 सेलेक्ट करने होते हैं। अब जजेस उसमें से 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने सेलेक्ट करा वो आपको पसंद आया हो। तो वहाँ पर जो जजेस बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी राय मैटर करती है कि उनके हिसाब से उन्हें किसको सैंपल चूज़ करना है। अब हो सकता है कि वो अनबायस तरीके से भी कर रहे हो सकता है कुछ बायसनेस भी हो, कोई जानने वाला भी हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो जाता है ना कई बार कि कोई जजेस का जानने वाला होता है तो वो सिलेक्ट हो जाता है, ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पर भी बायसनेस हो जाती है जजेस के द्वारा। तो जजमेंट सैम्पलिंग मतलब जहाँ पर कुछ लोगों का ओपिनियन मैटर करता है किसी भी सैंपल को चूज़ करने के लिए। उसके बाद आती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब स्नोबॉल आपने पढ़ा होगा स्नोबॉल के बारे में। स्नोबॉल एक बॉल होती है स्नो की, जैसे आप जैसे उसको रोटेट करते जाते हो उसमें स्नो चिपकती जाती है और बॉल जो है बड़ी 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 होती जाती है। तो यही स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर होता है कि आपने क्या करा कि आपने किसी एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, उसे कुछ टास्क दिया, वो क्या करता है कि आगे जाके 3-4 लोगों को अप्रोच करता है, उसमें से कुछ को सिलेक्ट करता है जो उसको लगता है कन्वीनियंट है। जैसे अक्सर मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है, अगर आपने नाम सुना हो मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो एक बंदा टॉप पर होता है, वो अपने साथ कुछ लोगों को अप्रोच करता है, ठीक है, जो उसको लगता है कि उसके साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ भी बायसनेस है, जो मुझे लगता है कि मेरे साथ काम कर सकता है मैं उसको अप्रोच करूँगा। तो मैं गया उसके पास, मैंने अप्रोच किया, भाई ये बिजनेस मॉडल है, ऐसे ऐसे काम करेंगे, आप भी आगे ऐसे ही काम करो। फिर वो क्या करता है, आगे जाके अपने 3-4 दोस्तों से संपर्क करता है जो उसको लगता है कि हाँ उसके साथ आ सकते हैं। तो इस तरह से करते 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 चेंज जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये चेंज जो बढ़ती जाएगी ये मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 2 तरह की सैम्पलिंग हुई, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर भी 4 पार्ट होते हैं। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें एक और होती है कोटा सैम्पलिंग, जो आप आगे जाके पढ़ोगे, आपकी बुक में अभी दे नहीं रखा उसके बारे में ज़्यादा, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप आगे जाके सीनियर लेवल पर जब आप जाओगे तो इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स काफ़ी वाइड टॉपिक है, तो आगे जाके आप इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको कोटा सैम्पलिंग और देखने को मिल सकती है। तो आज की जो तो ये सारी सैम्पलिंग करने के बाद, सैम्पलिंग समझने के बाद, फिर हम बात करते हैं सैम्पलिंग एरर के बारे में कि सैम्पलिंग एरर क्या होती है। अब जैसा कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि भाई पॉपुलेशन से जब हम सैंपल निकालते हैं और सैंपल से जो हम डाटा निकालेंगे वो डाटा हम पॉपुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। अब सैंपल आपका कितना अच्छा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एरर कितना होगा। तो सैम्पलिंग एरर का जो फार्मूला है, सैम्पलिंग एरर हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो आपका सैंपल मीन आया और जो पॉपुलेशन मीन आया उसका डिफरेंस, पॉपुलेशन मीन जो पूरी पॉपुलेशन का मीन था और जो आपने सैंपल बनाया उसका मीन निकालो, उसका जो डिफरेंस आएगा, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, डिफरेंस होता है, तो उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग एरर। अब ये सैम्पलिंग एरर उतना ही कम होगा जितना आपका डाटा एक्यूरेट होगा, आपका जो सैंपल है वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, अभी सैंपल एक्यूरेट हमें कैसे करना है, जैसे जो आप सैम्पलिंग करोगे, अब आपको ये देखना है कि आप सैम्पलिंग करना किस चीज़ की चाहते हो। ठीक है, मान लो आपको ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है आप उसका कुछ डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हो कि उसकी सेल कितनी हो रही है, ताकि उस हिसाब से कंपनी आगे की प्लानिंग कर सके। अब ब्यूटी प्रोडक्ट है और आप उसके लिए उन लोगों के पास जाओगे जो ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। अगर आप उसके लिए सर्वे करोगे मेल का, तो वो जो डाटा आपके पास निकल कर आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसे ही मान लो आप कुछ ऐसा, मान लो शेविंग क्रीम है, आप शेविंग क्रीम की जो कंपनी है, ठीक है, अब वो
एक सर्वे कराना चाहती है कि भाई अब ये जो शेविंग क्रीम है हमारी, ये कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, क्या इसकी सेल हो रही है नहीं हो रही है। अब शेविंग क्रीम कौन यूज़ करेगा, फीमेल्स तो उसको यूज़ करती नहीं है। तो उसके फीमेल्स के पास आप जाओगे कि भैया ये शेविंग क्रीम जी आपको कैसी लगती है, कितनी बढ़िया है, क्या आपके काम की है। अब वहाँ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, जो शेविंग क्रीम यूज़ करता होगा वही तो आपको बताएगा। यानी वहाँ पर आप मेल के पास जाओगे तो आपके पास जो मेल में भी उनके पास जाओगे जो जिनकी शेव है। ठीक है, ठीक है, जैसे अब हमारी शेव है तो आप हमारे पास जाओगे तो हम बता सकते हैं कि भाई शेविंग क्रीम ये वाली हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो अच्छी है या नहीं है, या नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, क्या हमें दूसरी कंपनी की अच्छी लगती है। ठीक है, अगर आप टीनेजर बच्चों के पास जाओगे जिनकी अभी शेव आई नहीं है तो वो भी आपको वहाँ पर नहीं बता सकते। तो आपको सैम्पलिंग जो करनी है, जिस प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करनी है या जो डाटा आपको इकट्ठा करना है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। और उसके हिसाब से जब आप सैंपल कलेक्ट कर लेते हो, और सैंपल जब कलेक्ट हम कर दें तो उसमें ये भी नहीं कि आपने छोटा ग्रुप ले लिया। अब सर्वे आपको दिया गया भाई 1,000 लोगों का सर्वे करना है आपको, और आपने क्या करा, आपने उसमें से 1,000 में से आपने सैम्पलिंग कर दी 10 लोगों की, कि 10 लोगों के पास गए, डाटा इकट्ठा करा और दे दिया जी ये डाटा है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो एरर होगा वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि सैंपल आपका बहुत छोटा है। तो सैंपल जितना बड़ा होगा और जितना एक्यूरेट होगा उसी हिसाब से आपका डाटा भी एक्यूरेट होगा, और जो सैम्पलिंग एरर है आपकी उतनी ही कम आएगी। तो सैम्पलिंग एरर निकालनी है तो पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन को दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। पॉपुलेशन मीन निकालने का फार्मूला यही होता है भाई, नंबर ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन। सैंपल मीन में भी यही रहेगा, यहाँ स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं, पॉपुलेशन में कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जब हमने अभी पॉपुलेशन और सैंपल का जो डिफरेंस हमने देखा था, तो उसमें एक डिफरेंस था लास्ट नंबर पे, कि जो पॉपुलेशन से हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर, और जो सैंपल से डाटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इन दोनों में यही है, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन, इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल। दूसरा, इट इज़ ए न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज टेकन फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन सच एज पॉपुलेशन मीन। अगर हम पूरी पॉपुलेशन से जो डाटा इकट्ठा करते हैं उसको पॉपुलेशन मीन, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, पैरामीटर के अंदर। लेकिन अगर हम सैंपल से डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। जनरली डिनोटेड बाय द ग्रीक अल्फ़ाबेट। जो पैरामीटर्स होते हैं जनरली हम उसको ग्रीक अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि ये पॉपुलेशन वेरिएंस है, इससे डिनोट करेंगे सिग्मा स्क्वायर से। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, इसको सिग्मा से डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की तो उसको हम जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जैसे आप इसको पॉपुलेशन सैंपल मीन को एक्स बार से डिनोट कर लेंगे, और सैंपल वेरिएंस को वी स्क्वायर से, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को वी से। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं इसके अंदर, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो ये भी आप लोगों को कर लेने हैं, समझ लेने हैं, एग्जाम्स के अंदर ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारा जो थ्योरी पोर्शन आज की जो क्लास में मैंने कराया है, इसको आप अच्छे से समझ लें, लर्न कर लें। आप समझ लोगे तो आपको रट्टा मारने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं अलग अलग तरीके से। मान लो आपको एक सिचुएशन दे दी, उस सिचुएशन में पूछ लिया कि किस टाइप की सैम्पलिंग है, कि नॉन प्रोबेबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, या कितने टाइप की सैम्पलिंग होती है, डिफरेंस क्या होता है पैरामीटर स्टैटिस्टिक में, ठीक है, या फिर डिफरेंस क्या होता है पॉपुलेशन और सैंपल में, डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ये सब थ्योरी पोर्शन है और ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ढंग से पढ़ लेना, समझ लेना। अगली जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस की, कि किस तरीके से आप टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, उसमें हम एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।